उड़ गए। धमाके का असर सिर्फ तिलिस्म तक ही सीमित नहीं था, बाहर पूरे कुंदनगढ़ में भी भूचाल आ गया था। सभी ऊर्जा यंत्र जल गए थे, पूरे शहर की विद्युत ऊर्जा चली गई थी और मुन्नू की सांसें बंद हो चुकी थीं। लेकिन जब मुन्नू की आंख खुली तो वो काली अमावस की रात, वो तूफान और माया सब गायब हो चुके थे। लेकिन जैसे जैसे मुन्नू को पूरी तरह से होश आया, उसे यह एहसास हो गया था कि उसके सपने का अंत नहीं हुआ था। वो खड़ा था अनंत ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊपर आसमान में, नीचे जमीन पर, दूर क्षितिज तक, चारों तरफ उसको सिर्फ ऊर्जा बहती हुई नजर आ रही थी। अपने शरीर को देखा उसने, उसके सारे घाव भर चुके थे। हम मर गए क्या? मुन्नू ने यह सवाल खुद से पूछा ही था कि उस आयाम में बह रही सारी ऊर्जा एकत्रित होती चली गई और एक बड़े प्रकाश पुंज ने मुन्नू के सामने आकार ले लिया। उस अनंत आयाम में अंधेरा हो गया था, रोशनी निकल रही थी तो सिर्फ उस दिव्य प्रकाश पुंज से। ये क्या है? मुन्नू हैरान होते हुए बोला। इस सवाल के जवाब में प्रकाश पुंज ने एक बार फिर से अपना आकार बदलना शुरू किया। कुछ ही पलों के बाद मुन्नू के सामने खड़ी थी एक आकृति, जिसको देख के उसके होश उड़ गए थे। मुन्नू चिल्लाया, कौन हो तुम? हम कहां हैं? हमें वापस जाना अपने समय में, अपनी मां और भाई के पास, 2025 में। मुन्नू ने यह बात कही ही थी कि उस आयाम में एक अजीब सी कान के पर्दों को फाड़ देने वाली कंकाल की हंसी गूंजने लगी। यह कर्कश ध्वनि इतनी तेज थी कि मुन्नू ने अपने हाथों से अपने कानों को ढक लिया, लेकिन फिर भी वो आवाज रुक ही नहीं रही थी। मुन्नू दर्द में तड़पते हुए वहीं उस आयाम में गिर गया और छटपटाने लगा। बस बंद करो यार, अरे बंद करो हंसना, हमसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारा दिमाग फट जाएगा। कंकाल मुन्नू की बात सुनकर चुप हो गया और बोला, मुन्नू तुम अघोर आयाम में हो। ये ऊर्जा का वो आयाम है जो समय के दो काल या ब्रह्मांड के दो आयामों के बीच होता है, और मैं आद्री इस अघोर आयाम का रक्षक हूं। तुम मेरे शत्रु नहीं हो, लेकिन बिना परम वेद के उस पृष्ठ के मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दे सकता। यही नियम है। यह कहकर उस कंकाल ने मुन्नू के सामने एक दिव्य दीवार खड़ी कर दी, जिसमें देखते ही देखते 21 खाने नजर आने लगे थे। उन 21 खानों में एक सुनहरी रंग की ऊर्जा दौड़ रही थी। यह है परम वेद का परम पटल। इस पटल पे बने 21 बक्सों में से हर बक्सा एक पृष्ठ का है। कंकाल के ये कहते ही मुन्नू की जेब में पड़ा वो पहला पन्ना जो उसको उसकी मां ने दिया था, वो अपने आप उसकी जेब से निकल के हवा में तैरता हुआ सीधा परम पटल के पहले खाने में लग गया और उसके अंदर से स्वर्ण ऊर्जा निकलने लगी। एक पृष्ठ है तुम्हारे पास, बाकी के ढूंढने हैं तुम्हें। माहेशमती की यात्रा में अगर तुम सफल रहे तो तुम्हें सारे पृष्ठ मिल जाएंगे और फिर तुम वापस जा सकते हो अपना आधा किलो सोना लेके, और फिर 10 एकड़ जमीन, मुर्गियां, लाखों अंडों का व्यापार। तुम्हारे समय की भाषा में कहूं तो माला माल मुन्नू बन सकते हो तुम। हैरान मुन्नू खड़े होते हुए बोला, तुम्हें यह सब कैसे पता? कंकाल बोला, तुम्हारे मन लेके, और फिर 10 एकड़ जमीन, मुर्गियां, लाखों अंडों का व्यापार। तुम्हारे समय की भाषा में कहूं तो माला माल मुन्नू बन सकते हो तुम। हैरान मुन्नू खड़े होते हुए बोला, तुम्हें यह सब कैसे पता? कंकाल बोला, तुम्हारे मन को, तुम्हारे हर विचार को और तुम्हारे जीवन के अतीत को पढ़ सकता हूं मैं। अब तुम बताओ क्या करना चाहते हो? अरे यार, पूरी गाथा सुन के पूछ रहे हो कि हीरो कौन था? भैया कहा तो सही, वापस जाना चाहते हैं। तुम इस अघोर आयाम से या तो अपने प्राण त्याग के आत्मा नगरी में जा सकते हो, या फिर वापस माहेशमती में जाकर परम वेद के बाकी पृष्ठ ढूंढ सकते हो। साल 2025 में जाने के लिए 21 पन्ने ढूंढने हैं। मुन्नू ने कंकाल की बात पूरी कर दी और कंकाल ने हाँ में सर हिला दिया। मुन्नू ने एक पल सोचा और फिर उसके चेहरे पर निश्चय की लकीरें बनती चली गईं। वो बोला, अब जब किस्मत ने हमको चुनी लिया है और जब हम बन ही गए हैं माहेशमती के मुन्नू, तो हम ये सारे पन्ने ढूंढ के आधा किलो सोना नहीं, यहाँ का सारा सोना लेकर जाएंगे। 2025 में राजा बन के जिएंगे। आद्री भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। फिलहाल हमें वापस भेज दो माहेशमती में दूसरा पन्ना ढूंढने के लिए। आद्री की आंखों में एक बार फिर से नीले रंग की रोशनी चमकने लगी थी और मुन्नू अपना दिव्य पृष्ठ उस सुनहरे पटल से लेता हुआ वहां से वापस लौट चुका था। कुंदनगढ़ में मुन्नू के निर्जीव शरीर पर से वो स्वर्ण यंत्र उतार दिया गया था और विहान उसके शरीर को अपनी गोद में लेकर बिलख बिलख कर रो रहा था। तभी मुन्नू के प्राण वापस उसके शरीर में लौट आए। क्या हो गया विहान, इतना रो क्यों रहे हो?
कोई मर गया है क्या? मुन्नू को जिंदा देखकर विहान खुशी से चिल्लाया, भैया जिंदा हैं। मुन्नू तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, अबे हमको कौन मारेगा? बहुत ही डेंजरफुल आदमी है हम, हमको मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। मुन्नू को अपने पैरों पर खड़ा देख उस युद्ध क्षेत्र में हैरान खड़े सभी योद्धा खुशी से झूम उठे। अजीत सिंह मुन्नू के पास गया और बोला, तुमने परीक्षा को पार कर लिया, आज से तुम एक शक्ति रक्षक हो। यह कहकर अजीत सिंह ने मुन्नू के हाथ में एक लाल धातु से बनी तलवार और एक कंधे पे बांधने वाला सितारा दिया। ये दोनों चीजें शक्ति रक्षक की पहचान थीं। मैं अजीत सिंह, शक्ति रक्षकों का सरदार, तुम्हारा स्वागत करता हूं हमारे दल में और ये उम्मीद करता हूं कि तुम पूरी हिम्मत और वफादारी से माहेशमती साम्राज्य की रक्षा करोगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मतलब जी सरदार। मुन्नू को अजीब तरह से देखता हुआ अजीत सिंह बोला, और अब परंपरा के अनुसार हम चाहेंगे कि तुम सबसे पहले सभी शक्ति रक्षकों के साथ भोजन करो और उसके बाद हमें राजमहल चलना है। और तभी मुन्नू बोला, सरदार माफी चाहूंगा, लेकिन फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि हमने एक छोटी बच्ची से वादा किया है कि हम उसकी बहन को सही सलामत वापस घर लेकर आएंगे। अजीत सिंह मुस्कुराया और बोला, ठीक है मुन्नू, कर्तव्य सर्वप्रथम है, आप जाइए और अपना वचन निभाइए। मुन्नू ने अजीत सिंह से विदा ली और शक्ति रक्षकों के युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गया। युद्ध क्षेत्र से बाहर आकर विहान मुन्नू से बोला, भैया आप लाइशा को ढूंढेंगे कहां? शक्ति रक्षकों को भी उसका कोई पता नहीं चला है। बेटे अगले 3 सेकंड में जाओ और गाड़ी निकालो। गाड़ी? अबे राका को लेकर आओ, पैदल थोड़ी जाएंगे लाइशा को ढूंढने। पर जाना कहां है? राका के आका को। हाँ अरे बताते हैं। मुन्नू की बात सुनते ही गोली की तरह विहान वहां से निकल गया राका को लाने। और मुन्नू ने दिव्य पन्ने से पूछा, तो बताइए पन्ना जी कहां चलें? ये पूछते ही दिव्य पन्ने पर लिखा हुआ आया, कांस्य नगरी। और बस कुछ ही घंटों के बाद कई हजार मील का सफर तय करते हुए राका पर सवार मुन्नू और विहान मंडरा रहे थे कांस्य की धातु से बने उस विशाल राज्य के ऊपर। यहां तो सारी इमारतें कांस्य धातु से बनी हैं। जी भैया, माहेशमती का दूसरा विशाल राज्य है कांस्य नगरी। आसमान से उस राज्य को देख रहा मुन्नू काफी हैरान था। कांस्य की धातु से बनी इमारतों के अलावा वहां बड़े बड़े झरने बह रहे थे। विशाल सागर का तट दिख रहा था। मुन्नू धीरे धीरे माहेशमती के साम्राज्य को पहचानता जा रहा था। तभी उसके कान में एक आवाज गूंजी, कांस्य नगरी के राजमहल में जाना है तुम्हें। यह आवाज दिव्य पन्ने की थी। मुन्नू ने विहान से कहा, राजमहल चलो। लेकिन भैया बिना अनुमति कांस्य नगरी के राजमहल में जाना मौत को गले लगाने जैसा है। अनुमति हम देते हैं, लेते नहीं हैं। थोड़ी देर में मुन्नू और विहान कांस्य नगरी के राजमहल के ऊपर थे। वो लोग राजमहल में उतरने ही वाले थे कि अगले ही पल उन पर जलते हुए तीरों की बारिश हो गई। कांस्य नगरी के राजमहल की दीवार पर खड़े सैकड़ों तीरंदाज उन पर हमला कर रहे थे। विहान ने राका की कमान को एक तरफ खींचा और राका कलाबाजियां खाता हुआ तीरों से बच गया, लेकिन तीरों की बारिश थम नहीं रही थी। विहान अब घबरा गया। मुन्नू भैया हमने कहा था बिना अनुमति हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं भैया। विहान को घबराते हुए देखकर मुन्नू बोला, हटो, राका की कमान हमें संभालने दो। मुन्नू भले ही माहेशमती में नया था, लेकिन न जाने कैसे वो बाज को उड़ाना बहुत अच्छे से जानता था। जैसे ही मुन्नू ने राका की कमान संभाली, ऐसा लगा जैसे राका एक बाज नहीं बल्कि एक लड़ाकू विमान हो। आग की लपटों में घिरे तीर राका को छू भी नहीं पाए। 12 दरी पर से सिपाहियों ने विशाल आग के गोले भी फेंके, लेकिन राका उन गोलों से बच गया। तभी विहान चिल्लाया, भैया बाज सवार। मुन्नू ने मुड़ के देखा तो राका के ही जैसे बाजों पर सवार कुछ योद्धाओं का एक जत्था उनके पीछे था। इन योद्धाओं ने मुन्नू और विहान पर हमला करना शुरू कर दिया। हमें इसी वक्त राजमहल में उतरना होगा। मुन्नू की बात सुनकर विहान बोला, भैया बिना अनुमति? उतर के लेते हैं ना अनुमति, चिंता मत करो, तुम एप्लीकेशन लिखना शुरू करो। बस कुछ ही पलों में कमाल की कलाबाजियां खाते हुए राका को राजमहल में उतार चुका था मुन्नू। राका के महल में उतरते ही वहां तैनात सैनिकों ने मुन्नू और विहान को घेर लिया। कौन हो तुम लोग और बिना अनुमति राजमहल में कैसे उतरे? मुन्नू बोला, ऊपर से, देखे नहीं हमारी लैंडिंग? हाँ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो। कांस्य नगरी के उस रक्षक की बात सुनकर मुन्नू बोला, अगर यही बात हम बोलें तो आप मान लेंगे क्या? जवाब में उस रक्षक ने मुन्नू पर ऊर्जा का वार किया। मुन्नू वार से बचते हुए बोला, हम लड़ना नहीं चाहते। तुम्हारे महल में हमारे राज्य की एक मासूम लड़की को बंदी बनाया हुआ है। कौन लड़की? लाइशा। उसे यहाँ का कोई घटिया आदमी जबरदस्ती उठा लाया है। वो कोई और नहीं, मैं हूँ जयराज चौहान। और जो चीज जयराज को एक बार अच्छी लग जाती है ना, जयराज उसको वापस नहीं करता। पीछे से आवाज आई। मुन्नू ने देखा तो एक लंबा चौड़ा नौजवान वहां खड़ा था। गहरी काली आंखें, शक्तिशाली शरीर, लंबी रौबदार मूंछों वाला ये शख्स था जयराज। वो आगे बोला, एक बार मेरा उससे दिल भर जाए फिर वापस भेज दूंगा उसे तेरे पास। वापस तू जाएगा जयराज, ऊपर भगवान के पास।
मुन्नू के बात के जवाब में महल के उस हिस्से में ऊर्जा शस्त्रों से लैस योद्धाओं की एक पूरी टोली आ चुकी थी। ये देखकर विहान घबरा गया। मुन्नू ने जयराज पर ऊर्जा का वार किया, लेकिन अपने हाथों के एक हल्के से इशारे से वो वार हवा में धुआं हो गया। जयराज हंसा। तू शायद जानता नहीं है मैं कौन हूं, लड़ेंगे बाद में, पहले थोड़ी जान पहचान कर लेते हैं। ये कहते ही जयराज ने एक वार किया मुन्नू पे। मुन्नू ने इस वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वार इतना जोरदार था कि मुन्नू उड़ता हुआ दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। अरे मारी राम राम में ही राम नाम सत्य है हो गया इसका तो। जयराज ये बोलते हुए बेहोश मुन्नू की तरफ बढ़ा और अपने सैनिकों से बोला, उस लड़की को लेकर आओ, आज इसके सामने ही चीरहरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। थोड़ी ही देर में विहान और मुन्नू को जंजीरों से महल के उस मैदान में बांध दिया गया था और उनके सामने बंधी हुई थी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की। गुलाबी रंग का लहंगा चोली पहने वो लड़की थी लाइशा। मुन्नू को होश आया तो उसने देखा कि उनको मैदान में चारों तरफ से ऊर्जा योद्धाओं ने घेरा हुआ था। एक राजाओं वाली कुर्सी पर उनके सामने जयराज बैठा था और एक मासूम 18-19 साल की लड़की बंधी हुई थी। अरे वाह, होश आ गया महेशमती के वीर को। आंखें खोल और सामने देख, यही है ना वो लड़की जिसे बचाने के लिए तू इतनी बहादुरी दिखा रहा है। मुन्नू ने विहान की तरफ देखा जो उसी की तरह जंजीरों में कैद था। विहान ने हाँ में सर हिलाया। मुन्नू खुद को संभालते हुए बोला, भाई तुम्हें एक बात बताएं, तुम्हारी शक्ल, अंदाज, बात सब हमको बहुत ही घटिया लगी। अंदर से एकदम ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि मार मार के तुम्हारी तशरीफ तोड़ दें। इसलिए आखिरी बार कह रहे हैं, हमें और इस लड़की को जाने दो, तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी और जान भी। मुन्नू की बात सुनकर जयराज पल भर के लिए हैरान हो गया और फिर अगले ही पल उसने लाइशा की पोशाक की बाजू फाड़ दी। हाँ क्या कहा भाई, सुनाई नहीं दिया, जोर से बोल। जयराज, हाथ नहीं लगाना उसको। हाँ अब आई ना तेरी आवाज, अब लगाना, तू असली मर्द है, नहीं तो कुंदनगढ़ वाले आदमी नहीं बकरियां पैदा करते हैं। ये कहते ही जयराज ने पोशाक की दूसरी बाह भी फाड़ दी। जयराज, तू जानता नहीं हम क्या कर सकते हैं। वो तो ठीक है, पर तू जानता है ना कि मैं इस सुंदर परी के साथ क्या करने वाला हूँ। मुन्नू गुस्से में छटपटा रहा था, लेकिन जंजीरों से खुद को आजाद नहीं करा पा रहा था। ये जो तेरे अंदर की गर्मी है ना, यही मैं चाहता हूं कि बाहर आए। मुन्नू के शरीर की नसें तन गई थीं। शरीर की सभी मांसपेशियां जैसे गुस्से से फटने वाली थीं। आग नजर आ रही थी मुन्नू की आंखों में। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इतना जिंदा दिल आदमी इतना गुस्सा भी हो सकता था। मुन्नू का बढ़ता गुस्सा देखकर विहान भी घबरा गया था। जंजीरों को उखाड़ने की कोशिश कर रहे मुन्नू ने जयराज को ललकारते हुए कहा, अगर तूने उस लड़की को छुआ तो हम वादा करते हैं जयराज, तुझे ऐसी मौत देंगे कि मौत को भी डर लगेगा। मुन्नू की छटपटाहट देखकर जयराज उसे छेड़ते हुए बोला, हाय क्या हो गया हा? मेरे छूने से मैली थोड़ी हो जाएगी, तेरी पड़ोसन ही तो है ना। ये कहते हुए जयराज का घिनौना चेहरा लाइशा के कोमल चेहरे की तरफ बढ़ रहा था। लाइशा ने घबरा के अपनी आंखें बंद कर ली। क्या हो गया, आंखें क्यों बंद कर ली? 1000 चांदी की मुद्राएं देकर लाया हूं तुझे। ओह अच्छा, शर्म आ रही है, समझ गया। भाई सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, जब तक मैं ना बोलूं कोई अपनी आंखें नहीं खोलेगा। यह कहकर जयराज फिर से लाइशा की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि जयराज के होंठ लाइशा को छूते, लोहे की बनी जंजीर टूट के दीवार से बाहर निकल आई थी और एक झटके में ही मुन्नू ने उन्हें अपने शरीर से निकाल फेंका था। और अगले ही पल मुन्नू का ऊर्जावार जयराज को लाइशा से कई फीट दूर गिरा चुका था। जैसे अजूबा के खिलाफ लड़ाई में हुआ था, मुन्नू के शरीर से एक बार फिर से चिंगारियां निकलने लगी थी। एक सुनहरी छाया जैसे मुन्नू के शरीर के चारों ओर नजर आ रही थी। सब लोग आंखें खोल लो, अपने चौहान साहब की पिटाई देखनी तो बनती है। मुन्नू का बदलता अवतार देख विहान खुशी से चिल्लाया, देखो मेरे भाई की शक्ति का। विहान की बात को पूरा करते हुए मुन्नू बोला, जलवा, यही कहना चाह रहे हो ना विहान बाबू, अब हर जगह होगा। तभी मुन्नू पे वहां खड़े योद्धा की टोली में से एक योद्धा ने हमला किया, लेकिन पलक झपकते ही मुन्नू ने उसको पकड़ा और एक ही मुक्के में गिराकर उसका मुंह पकड़ते हुए बोला, बता क्या होगा हर जगह। आपका जलवा भैया। विहान ने खिलखिलाते हुए ये बात बोली थी। जयराज और अपने साथी की एक ही बार में होश खोता देखकर वहां खड़े सभी योद्धा मुन्नू पर टूट पड़े। किसी भी योद्धा के लिए एक साथ इतने खतरनाक योद्धाओं की टोली से लड़ना नामुमकिन था, लेकिन मुन्नू ने जिस दिन महेशमती में एंट्री ली थी, उस दिन से ही उसकी डिक्शनरी में से ये शब्द गायब हो गया था। 50 से ज्यादा योद्धा मुन्नू पे ऊर्जा वार कर रहे थे, लेकिन मुन्नू के उस शक्तिशाली शरीर में न जाने कैसे इतनी फुर्ती आ गई थी कि एक भी वार उसे छू ही नहीं पा रहा था।
बल्कि कुछ वार तो उन योद्धाओं ने गलती से खुद पर ही कर दिए थे, क्योंकि बीच से मुन्नू खिसक गया था। योद्धाओं ने जब देखा कि मुन्नू को काबू करना मुश्किल हो रहा है तो उन्होंने विहान और लाइशा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मुन्नू ने सबसे पहले उन दोनों को ही चारों तरफ से एक अभेद ऊर्जा की ढाल के अंदर सुरक्षित कर दिया था। अब ना तो कोई योद्धा उनको छू सकता था और ना ही किसी योद्धा का वार। लाइशा और विहान की सुरक्षा का इंतजाम करते ही मुन्नू अब योद्धाओं की तरफ पलटा। उनके सभी वारों को रोकते हुए मुन्नू के जोरदार मुक्कों ने उन योद्धाओं के शरीर और हौसले दोनों को तोड़ दिया। कुछ ही देर के बाद उस टोली के योद्धा या तो जमीन पर दर्द में तड़प रहे थे या फिर आराम से बेहोश पड़े थे। हाँ तो भाई, कहां थे हम? जलवा देखा, मजा आया। अपने शूरवीर योद्धाओं को ताश के पत्तों की तरह ढहता देखकर जयराज के होश उड़ गए थे। वो गुस्से में चिल्लाया, आज अभी यहीं तेरी कहानी खत्म करूंगा। मुन्नू हंसते हुए बोला, अरे अभी तो हमने स्टार्ट किया है जलवा दिखाना, तुम खत्म करने की बात कर रहे हो। मुन्नू ने अपनी पूरी शक्ति लगा के हवा में कई फीट ऊंची छलांग लगाई और नीचे आते हुए ऊर्जा शक्ति से भरी एक किक जयराज को मारी। किक इतनी जोर से लगी थी कि जयराज के मुंह से खून का फवारा छूटा और वो लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे चला गया। हम तुझको शांत कर देते, बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी भी हैं, लेकिन लेडीज के साथ बदतमीजी अलाउड नहीं है भाई। तो जयराज भाई, अब कर देते हैं आपकी जय जयकार का अंत। ये कहते ही मुक्कों की बारिश कर दी मुन्नू ने जयराज के ऊपर। गुस्से में तमतमा रहे मुन्नू का हर वार चट्टान की तरह लग रहा था जयराज को। बुरी तरह घायल हो गया था जयराज। शरीर से प्राण दूर जा रहे थे और यमराज अपने पास बुला रहे थे उसे। मेरी गलती नहीं है, मैंने तो किसी और के कहने पर उसको बाजार में मैंने नहीं बेचा। इससे पहले जयराज अपनी बात पूरी कर पाता वो बेहोश होकर गिर गया। भाई अब क्या है ना कि हम आए थे सिर्फ लाइशा को लेने, लेकिन हम तुमको भी अपने साथ ले जाएंगे और वहीं कोर्ट में तुम्हारा फैसला होगा। फांसी होगी। तभी आवाज आई, फांसी होगी। हैं? ये हमको हमारा ही डायलॉग कैसे सुनाई दे रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि ये हमसे कह रहे हैं कि हमें फांसी होगी। फांसी होगी तुम्हें माहेशमती के मुन्नू। ये आवाज वहां मैदान में खड़े कांस्य नगरी के सेनापति लक्ष्यराज की थी। मुन्नू ने मुड़ के देखा तो कई सौ सैनिक वहां पहुंच चुके थे। मुन्नू बोला, लगता है कि ये कांस्य नगरी वालों ने मेरी बात को सीरियसली ले लिया। शमशान बना के मानेंगे अपने महल को। आ जाओ भाई, आ जाओ। इससे पहले कोई मुन्नू पर हमला करता, लक्ष्यराज बोला, महाराज मगाधीश के आदेश से कांस्य नगरी के महल में बिना अनुमति घुस के और मासूम लोगों पर हमला करने के जुर्म में तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। अबे ये मुश्तंडे मासूम लग रहे हैं तुम्हें? कौन से एंगल से लग रहे हैं ऐसे भाई? क्या कहा तुमने? अरे हमने कहा कि तुम्हारा ये मासूम लौंडा एक मासूम लड़की को उठा के ले आया था कुंदनगढ़ से, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उसी को बचाने आए थे हम। जो भी कहना है अब युवराज के दरबार में कहना। लक्ष्यराज ने यह कहा और अपने सैनिकों को मुन्नू, विहान और लाइशा को हिरासत में लेने का इशारा किया। विहान बोला, मुन्नू भैया अभी लड़ते नहीं है, पिताजी को संदेश भेज देते हैं, हम लोग निर्दोष हैं, हमें छोड़ दिया जाएगा। विहान की बात मान के मुन्नू ने आत्मसमर्पण कर दिया। राका को भी जंजीरों से बांधकर बंदी बना लिया गया था। कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, हम बता रहे हैं तुम्हें। लेकिन दिक्कत तो हो गई थी। अगले 12 घंटे के बाद मुन्नू को फांसी की सजा सुनाई गई थी और विहान को आजीवन कारावास की, और लाइशा को वापस जयराज को सौंपा जा रहा था और राका का सर काट देने का आदेश दिया गया था। हमें सजा सुनाई ठीक था, बेचारे राका ने क्या किया था? विहान की बात सुनकर मुन्नू चिढ़ते हुए बोला, अबे किया तो हमने भी कुछ नहीं था। सच में वो जज एकदम चमन टाइप आदमी था। भैया या तो आप हमें कप्तानगंज लेके इंग्लिश सिखा दे या फिर इस भाषा का प्रयोग ना करें। अबे हम कह रहे हैं कि वो न्यायाधीश बिल्कुल ही बेकार आदमी था। बोलता है जयराज ने लाइशा के लिए 1000 चांदी की मुद्राएं दी हैं। अबे लाइशा कचौरी थोड़ी आके पैसे दिए और खाली। भैया पिताजी को संदेश भेजा है। अरे चाचा जी के पास संदेश पहुंचने तक हम ऊपर पहुंच जाएंगे। विहान शर्म से नजरें झुकाए बैठा था। उसी काल कोठरी में उन दोनों के साथ लाइशा भी बैठी थी जो मुन्नू को देख के मुस्कुराई जा रही थी। मुन्नू धीरे से विहान से बोला, अब ऐसे क्या हो गया? ये इतना काहे मुस्कुरा रही है? शायद जयराज के पास वापस जाने के लिए मन बना रही है। मुझसे दूर नहीं रह पाए ना, आ ही गए ना मुझे बचाने। आखिर मेरी याद तुम्हें यहाँ खींच ही लाई। लाइशा की बात सुनकर मुन्नू हैरान हो गया। वो बोला, ये एक्शन के बीच में रोमांटिक मूवी कैसे चलने लग गई? हम समझे नहीं बहन जी, क्या कहना चाहती हैं आप? बहन होगी तुम्हारी अम्मा। मुन्नू ने हैरान होते हुए विहान को देखा जो हैरान होकर लाइशा को देख रहा था। लाइशा बोली, बनो मत, मैंने देखा कैसे तुमने इतने सारे लोगों से लड़कर अपनी जान जोखिम में डालकर मुझको बचाया। तुमने अपने प्रेम का प्रमाण दे दिया। लाइशा को रोमांटिक मूड में आते देखकर मुन्नू ने धीरे से विहान से पूछा, भाई इसकी क्या परेशानी है? भैया ये आपकी दीवानी है, बचपन से आपको अपना वर मान चुकी है।
अबे ये वर क्या होता है बे? लड़की का अपना खुद का नर उसका वर होता है। अबे पति कहते हैं उसको कप्तानगंज में। वर का मतलब। और लाइशा की परेशानी समझ चुका था मुन्नू। जहां एक तरफ मुन्नू एक बार फिर सूली चढ़ने को तैयार था, वहीं कांस्य नगरी के राजमहल में अपने चेहरे पर सफेद नकाब पहने युवराज की आवाज में एक अजीब सा डर था। उसे पता तो नहीं चला कि हमारे ही एक आदमी ने लाइशा को अगवा करके बाजार में बेचा था। युवराज के साथ खड़ा उसका अफसर बोला, नहीं युवराज, वो सच बोलने ही वाला था कि उसके पहले वो बेहोश हो गया। और बाकी जैसा आपने कहा था, न्यायाधीश सामी ने मुन्नू और उसके साथियों को सजा सुना दी है। एक बात समझ नहीं आई, ये महेंद्र ने अपना नाम बदल क्यों लिया? नया अवतार, नई पहचान के साथ लौटा है शायद। तो अभी जयराज कहाँ है? महल में ही है, बहुत बुरी तरह घायल है वो। ये सुनकर युवराज चुप हो गया और कुछ पल सोचकर बोला, ठीक है, एक काम करो, जयराज को अभी के अभी महल से दूर किसी महफूज जगह पर भेज दो। और मुन्नू का क्या करें युवराज? मुन्नू को आज रात कारागार में मौत के घाट उतार दो। हमारे वीर योद्धा सिंधु शास्त्री को यह आदेश दे दो। युवराज, सिंधु शास्त्री घायल हैं। ठीक है, तो उपेंद्र शास्त्री इस काम को अंजाम देगा। युवराज की बात सुनकर अफसर का गला सूख गया और बोला, युवराज, वो भी घायल है। अपने अफसर की बात सुनकर युवराज गुस्से में बोला, तो भानु शास्त्री से कहो, याग्नेय शास्त्री से कहो, या ललित शास्त्री से कहो, या ये सब भी घायल हैं? जी युवराज, ये सब भी घायल हैं। युवराज, शास्त्री कुल के सभी योद्धा घायल किए हैं मुन्नू ने। अकेले? जी युवराज। अपने राज्य के सबसे शूरवीर कुल के योद्धाओं की हार की खबर सुनकर युवराज का खून खौल गया। ठीक है, हारून को बुलाओ, वो करेगा ये काम। ये नाम सुनते ही अफसर के होश उड़ गए। लेकिन युवराज, उस शैतान को तो राज्य से निकाल दिया गया है। कोई नहीं, कभी कभी शत्रु को मारने के लिए शैतान को मित्र बनाना पड़ता है। हारून से कहो, आज रात अपने साथियों के साथ इस मुन्नू को खत्म कर दे। कभी कभी शत्रु को मारने के लिए शैतान को भी मित्र बनाना पड़ता है। युवराज ने मुन्नू को जेल में ही खत्म कर देने के लिए अपने अफसर को, हारून को, वापस कांस्य नगरी लाने का आदेश दिया। आदेश सुनकर उस अफसर के होश उड़ गए, लेकिन उसके पास युवराज के आदेश का पालन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कुछ ही घंटों के सफर के बाद वो अफसर अपने कोचवान के साथ सुशेम के जंगलों में पहुंच चुका था। कभी कांस्य नगरी का एक शूरवीर योद्धा हारून काली शक्तियों का उपासक बन गया था। धीरे धीरे उसने शहर के मासूम लोगों को अपनी शैतानी तंत्र विद्या से अपना गुलाम बना लिया था। आतंक मचा दिया था हारून ने कांस्य नगरी में। लोगों की पत्नियों को अपने वश में करके उनको बर्बाद कर दिया करता था। वो औरतें अपना परिवार, अपने बच्चे छोड़कर उसकी गुलाम बन जाती थीं और वो उनके शरीर को रौंदता था। आखिरकार हारून को रोकने के लिए कांस्य नगरी की जनता ने आवाज उठाई और युवराज को अपने पाले हुए इस कुत्ते को काबू में करना पड़ा। कांस्य नगरी की सेना के साथ एक घमासान युद्ध हुआ और उसके बाद हारून को इसी शर्त पर जिंदा छोड़ा गया कि वो कभी लौटकर कांस्य नगरी नहीं आएगा। तभी से वो यहाँ से सुशेम के घने जंगलों में रहता है। जब तक युवराज के अफसर ने यह किस्सा अपने कोचवान को सुनाकर खत्म किया, वो लोग सुशेम के जंगल की गहराइयों में जा पहुंचे थे और उनके सामने था एक विशाल खंडर जिसके अंदर कई मशालें चल रही थीं। यही है हारून का ठिकाना। ये कह के वो अफसर उस खंडर के अंदर बढ़ चला। खंडर के अंदर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। हवा में एक अलग ही दबाव था। जैसे ही उस अफसर ने खंडर के अंदर वाले कक्ष में कदम रखा, एक आवाज आई, कौन हो तुम? अफसर इस आवाज को सुनते ही वहीं उसी जगह पर ठिठक कर रुक गया। मैं युवराज का मुख्य सेवक ज्ञानेंद्र हूं। अफसर की ये बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो दो काले साए हवा में तैरते हुए उनके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, क्या काम है तुम्हें हारून से? युवराज का संदेश है और वो सिर्फ मैं हारून को ही दूंगा। अफसर की बात सुनकर वो दोनों साए एकदम से उसके करीब आ गए और फिर एक हवा का झोंका आया और वो दोनों साए उस अफसर के शरीर के आर पार होते हुए वहां से गायब हो गए। इस विचित्र घटना से उस अफसर के पूरे शरीर में एक अजीब सी कपकपी दौड़ गई। चले आओ, चले आओ। यह आवाज खंडर के उस कक्ष में गूंजी और सामने दिख रही एक टूटी हुई दीवार के अंदर एक तिलिस्मी दरवाजा खुल गया। वो अफसर और उसका कोचवान दोनों उस तिलिस्मी दरवाजे के अंदर बढ़ चले। उस दरवाजे को पार करते ही दरवाजा बंद हो गया। कोचवान घबराते हुए बोला, अरे ये तो बंद हो गया, हम लोग बाहर कैसे जाएंगे? तभी एक अजीब सी आवाज आई और उस गुप्त कमरे में जिसके अंदर वो दोनों घुसे थे उसका दृश्य बदल गया। वो लोग एक विशाल महल के अंदर खड़े हुए थे जहां हर तीसरे कदम पर तैनात थीं कवच और तलवार लिए बहुत ही शक्तिशाली दिखने वाली लड़कियां। इन लड़कियों का लंबा चौड़ा कसा हुआ शरीर किसी भी आदमी को कमजोर महसूस करा सकता था और इनकी खूबसूरती के सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाती। अफसर के साथ चल रहा कोचवान बोला,
युवराज ने हारून को सजा देने के लिए निकाला था या फिर मजा देने के लिए? वो दोनों चलते चलते महल के शयन कक्ष तक पहुंच गए थे। शयन कक्ष के बाहर पहरा दे रही एक लड़की ने उन्हें अंदर जाने का इशारा किया। जैसे ही वो दोनों अंदर घुसे, उस विशाल कक्ष में उनके सामने एक बहुत बड़े बिस्तर पर कई सारी खूबसूरत लड़कियों के साथ बैठा हुआ था एक बहुत ही शक्तिशाली दिखने वाला आदमी। इस आदमी ने अपने शरीर को शेर की खाल से ढका हुआ था और उसकी सेवा कर रही वो लड़कियां छोटे छोटे सूती कपड़ों में थीं। बताओ ज्ञानेंद्र, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई युवराज की जिंदगी में जो उन्हें मेरी याद आ गई? परमवेद की भविष्यवाणी के अनुसार समय की अनंत धारा से वो वीर लौट आया है, माहेशमती। जैसे ही हारून ने यह सुना, वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। एक पल पहले उन खूबसूरत लड़कियों के नशे में मदहोश हारून अब परेशान नजर आ रहा था। लेकिन यह कैसे हो सकता है? कैसे का तो पता नहीं वीर हारून, पर हो यही गया है और उसकी शक्तियां भी धीरे धीरे जाग रही हैं। आज एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए उसने अकेले राजमहल में घुसकर शास्त्री कुल के योद्धाओं की पूरी टोली को परास्त कर दिया और जयराज चौहान को एक मामूली आदमी की तरह रौंद दिया। उस अफसर की सारी बात सुनकर हारून बोला, समझ गया। युवराज चाहते हैं कि मैं उस वीर को खत्म कर दूं इससे पहले कि वो अजय हो जाए। हाँ, वो इस समय कांस्य नगरी के कारागार में कैद है अपने 2 साथियों के साथ। यह काम तुम्हें आज रात ही करना होगा। हारून कुछ सोचकर बोला, ठीक है, लेकिन इस काम के बदले मुझे 2000 दासियां और 20 लाख सोने की मुद्राएं चाहिए। तुम्हारी हर शर्त कबूल है युवराज को, बस महेंद्र सिंह कल का सूरज ना देखने पाए। और हाँ, महेंद्र सिंह के नए अवतार का नाम है मुन्नू। अफसर की यह बात सुनकर हारून पल भर के लिए रुक गया और फिर बोला, काफी अलग नाम है। ऐसा लग रहा है जैसे वो माहेशमती का नहीं, यूनान साम्राज्य का कोई योद्धा है। अफसर की बात सुनकर खुश हो चुके हारून ने वहीं उसके बिस्तर में बैठी सैकड़ों दासियों में से एक को अपनी गोद में उठा लिया और उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, युवराज से कह दो कि आज रात ही माहेशमती के इस मुन्नू का किस्सा खत्म कर देगा हारून। यहां हारून ने मुन्नू को मारने का फैसला कर लिया था और वहां जेल में मुन्नू विहान और लाइशा के साथ परेशान बैठा था। लाइशा बोली, देखो महेंद्र, मुझसे दूर भागने से कुछ नहीं होगा, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। लाइशा, हम यहाँ तुम्हें बचाने इसीलिए आए थे क्योंकि तुम्हारी बहन लतिका ने हमसे कहा था तुम्हारी किसी बात का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने बचपन से तुम्हें चाहा है। अरे लेकिन हम तो जवानी में पहुंचे ना माहेशमती, अभी हम तुमको कमिट नहीं कर सकते। मुन्नू की बात के जवाब में लाइशा सीधा मुन्नू की तरफ बढ़ी और उसने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। वैसे तो मुन्नू बहुत ही मजबूत लड़का था, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की के एहसास से वो पल भर में पिघल गया। मुन्नू और लाइशा का रोमांटिक मोमेंट देखकर विहान ने शर्मा के अपनी आंखें बंद कर ली। मुन्नू बोला, अरे ये क्या कर रहे हो भैया, हमें बाहर निकालो। अबे यार रुको, हम माहेशमती के वीर मुन्नू हैं, हमारे साथ जबरदस्ती नहीं चलेगी। अबे गार्ड। पल भर के लिए तो मुन्नू भी लाइशा में खो गया था, लेकिन उसे अगले ही पल अगले दिन होने वाली फांसी का ध्यान आ गया और उसने लाइशा को पीछे करते हुए कहा, अबे हमको तो लगता था कि मुंबई में ही लड़कियां फॉरवर्ड होती हैं, लेकिन यहाँ तो माहेशमती की लड़कियों ने भी बवाल काटा हुआ है। लाइशा मुन्नू की तरफ आगे बढ़ी तो मुन्नू लड़खड़ाते और हड़बड़ाते हुए बोला, देखो 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 देखो, तुम हमारे पास आई तो हम शोर मचा के बुला लेंगे गार्ड को। तुम्हें जिसको बुलाना है बुलाओ मुन्नू, हम नहीं रुकने वाले। अरे अच्छा अच्छा, सुनो सुनो आयशा, लाइशा, हाँ लाइशा, एक बार यहाँ से निकल लें, वापस कुंदनगढ़ पहुंच जाएं, फिर वहां आमने सामने थोड़ा दूर बैठ के करते हैं भविष्य की चर्चा, प्लीज। है मुन्नू की बात और हालात देखकर रुक गई लाइशा और बोली, ठीक है, पहले निकलते हैं यहाँ से, बताओ क्या करना है। मुन्नू ने ध्यान लगाया और मन ही मन अपनी जेब में रखे परम वेद के पन्ने से पूछा, पन्ना जी कुछ तो बताओ क्या करें। मुन्नू के सवाल पूछते ही उसके मन में आवाज आई, इस कारागार से भागना है तुम्हें। पन्ने का जवाब सुनते ही मुन्नू विहान, जो अभी भी शर्म से शर्मसार था, उससे बोला, हमें यहां से भागना है। अच्छा, क्या दीवार तोड़कर भाग जाएं? विहान के सवाल के जवाब में मुन्नू ने पल भर सोचा और फिर बोला, हाँ यही करते हैं, सबसे आसान रास्ता यही लग रहा है। विहान समझ गया था कि मुन्नू अब एक शक्तिशाली योद्धा बन चुका था और जेल की दीवार तोड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मुन्नू ने अपना ध्यान केंद्रित किया और अपने शरीर में बह रही ऊर्जा को इकट्ठा करता चला गया। उसके शरीर से चिंगारियां फूट रही थीं। एक सुनहरी आभा मुन्नू के शरीर से निकल रही थी। यह दृश्य देखकर लाइशा की धड़कन रुकने ही वाली थी। कैसे कर लेते हैं आप ये सब मेरे वीर? लाइशा का रिएक्शन देखकर विहान बोला, वाह भैया की इतनी सी शक्ति देख के ही तुमसे आप पर पहुंच गई। हाँ? मुन्नू बिना किसी की बात पर ध्यान दिए
अपनी शक्ति को केंद्रित करता गया। कुछ ही पलों में मुन्नू के हाथों से ऊर्जा की लहर बहनी शुरू हो गई थी। वो इस ऊर्जा से काल कोठरी की दीवार की तरफ वार करने ही वाला था कि उसी पल एक धमाका हुआ और उस दीवार के परखच्चे उड़ गए। ये देख के मुन्नू हैरान था। मैंने तो वार किया भी नहीं। अगले ही पल जैसे ही ध्वस्त हुई दीवार का धुआं छटा, एक आवाज आई, महाराज, वार आपने नहीं, मैंने किया था। जेल के बाहर उस पथरीली घाटी में मुन्नू के सामने खड़ा था हारून। इससे पहले मुन्नू कुछ करता, एक सफेद रंग की ऊर्जा की लहर आई और उसने मुन्नू को एक घेरे में बंद कर लिया। देखते ही देखते ये घेरा जेल की काल कोठरी से बाहर निकल आया। सफेद ऊर्जा के घेरे को मुन्नू ने अपनी ऊर्जा शक्ति से तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस ऊर्जा चक्र पर कोई असर नहीं पड़ा। वो ऊर्जा चक्र आसमान की ऊंचाइयों में बहने लगा। नहीं महाराज, इतने बड़े वीर नहीं हो तुम। तुम्हारी ऊर्जा शक्ति के दायरे इतने नहीं बढ़े हैं कि तुम हारून को हरा दो। ये कहकर तांत्रिक शक्ति से उस ऊर्जा चक्र को नियंत्रित कर रहे हारून ने बिजली की गति से उस ऊर्जा चक्र को लाकर जमीन पर दे मारा। एक भयंकर धमाका हुआ और वो ऊर्जा चक्र टूट गया। उस धमाके से मुन्नू काफी घायल हो गया था। किसी तरह हिम्मत करके मुन्नू खड़ा हुआ और हारून के सामने आया। हारून बोला, तेवर तो वही हैं, बस अंदाज थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। हारून की बात सुनकर मुन्नू ने अपने चेहरे पर लगी चोट से खून को पोंछा और कहा, फेस पर नहीं मारना चाहिए था। हारून मुन्नू की बात समझने की कोशिश कर ही रहा था कि मुन्नू ने उस पर ऊर्जा वार करने शुरू कर दिए। लेकिन हारून मुन्नू के बाकी दुश्मनों की तरह नहीं था। अपनी तरफ आते हर वार को हारून धुएं में बदल देता था और अगले ही पल पूरी ताकत से मुन्नू पर वार करता था, जिसको कि मुन्नू रोक नहीं पाता था। हारून के हर वार से मुन्नू कमजोर पड़ता जा रहा था। विहान मुन्नू की हालत देखकर घबरा गया। भैया, ये लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। विहान को तभी कुछ सूझा और वो वहां से भाग गया। उसे भागता हुआ देखकर लाइशा बोली, मुझे मालूम था, बचपन से विहान डरपोक है। मुन्नू कमजोर पड़ चुका था। लाइशा, जिससे मुन्नू की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, उसने वहीं पर पड़ा एक पत्थर उठाकर हारून को मारा। रुक जा, नहीं तो जान से मार दूंगी तुझे। हारून के फौलाद जैसे शरीर पर वो पत्थर एक कंकड़ की तरह लगा था। हारून ने मुड़कर लाइशा को देखा और वो हैरान हो गया। वाह, हिम्मत तो है तुझ में और तू खूबसूरत भी है। तेरी जगह मेरे बिस्तर में है। नहीं नीच, तेरी जगह यहां है, मेरे जूतों में। ये कहकर लाइशा ने हारून पर 2-4 पत्थर और फेंक कर मारे। यहां हारून को लाइशा ने ललकारा था और वहां अपने घुटने पर बैठा मुन्नू किसी तरह से इस लड़ाई को जीतने की कोशिश कर रहा था। स्वर्ण ऊर्जा की ढाल बनाकर वायु अस्त्र का प्रयोग करो इस पर। ये खत्म नहीं होगा, लेकिन बेहोश हो जाएगा। ये आवाज उस पन्ने की थी जो मुन्नू के कानों में गूंजी थी। मुन्नू अपने शरीर के अंदर बची शक्ति के हर कण का इस्तेमाल करते हुए खड़ा हुआ और उसने हारून की तरफ देखा, जो फिलहाल लाइशा पर एक प्राण घातक वार करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि हारून वो वार करता, वायु की शक्ति का एक धमाका हारून के सीने पर आकर लगा और हारून उस वार की शक्ति से उड़ता हुआ दूर जा गिरा। फिर वो बेहोश हो गया। सुनहरी ऊर्जा की ढाल में खड़ा मुन्नू किसी तरह लड़खड़ाता हुआ लाइशा के पास आया और बोला, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जेल से निकलना आसान नहीं था, क्योंकि इस युद्ध के शोर से पूरे जेल के पहरेदार वहां पहुंच गए थे। तभी एक आवाज आई, भैया। मुन्नू ने देखा तो आसमान में राका पर सवार था विहान। देखते ही देखते राका नीचे उतरा और मुन्नू ऊर्जा वारों से पहरेदारों को रोकता हुआ लाइशा को लेकर राका पर सवार हो गया और फिर कुछ ही पलों में वह आसमान की ऊंचाइयों में थे। राका तेजी से कुंदनगढ़ की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी हवा में उड़ते हुए उस बाज राका ने एकदम से दिशा बदल दी और हवा में ही गोते खाने लगा। ये राका क्या कर रहा है? मुन्नू ने विहान से पूछा। विहान के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन सामने से 3 विशाल आग उगलते ड्रैगन को अपनी तरफ आता देखकर मुन्नू समझ गया कि राका सामने से आती मौत से बचने की कोशिश कर रहा था। कैसे सामना करेगा एक घायल मुन्नू 3 ड्रैगन्स का? कैसे कुंदनगढ़ पहुंचेगा वो? क्या वापस लौट कर आएगा हारून? कैसे अपनी शक्ति और ऊर्जा के दायरे को बढ़ाएगा मुन्नू? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए रोमांच और तिलिस्म से भरी माहेशमती के वीर मुन्नू की होश उड़ा देने वाली कहानी।